नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की कल की क्लास में हम लोग चालुक्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने वातापी या बादामी के चालुक्य, उसके बाद कल्याणी के चालुक्य और उसके बाद वेंगी के चालुक्य के बारे में जानकारी की थी। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा चैप्टर है राष्ट्रकूट वंश। तो दोस्तों, आज हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारी करेंगे। दोस्तों, ये राष्ट्रकूट वंश हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए बहुत ध्यान से देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना राष्ट्रकूट वंश। दोस्तों, अगर राष्ट्रकूट वंश के टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड लगभग 753 ईस्वी से 973 ईस्वी तक रहा। राष्ट्रकूट वंश के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 753 ईस्वी से 973 ईस्वी तक रहा। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दोस्तों दंत दुर्ग था। और दोस्तों, ये जो दंत दुर्ग था, ये जो वातापी या बादामी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकेंड थे, उनको पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी इसने। तो दोस्तों, वातापी या बादामी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकेंड को पराजित कर दंत दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। और दोस्तों, अगर दंत दुर्ग की राजधानी की बात करें तो मनकिर या मान्यखेट इसकी राजधानी थी। दोस्तों, दंत दुर्ग की राजधानी मनकिर या मान्यखेट थी। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करने से पूर्व राष्ट्रकूट जो थे दोस्तों वो बादामी के चालुक्यों के अधीन थे, क्योंकि इस बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकेंड उसे ही पराजित करके दंत दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। तो दोस्तों, ये बादामी के चालुक्यों के अधीन कार्य कर रहे थे राष्ट्रकूट राजा जो थे। तो दोस्तों, अगर बात करें हम दंत दुर्ग की, तो दंत दुर्ग का टाइम पीरियड 735 ईस्वी से 756 ईस्वी तक रहा है। और दंत दुर्ग ने दोस्तों 752 ईस्वी में चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन सेकेंड को पराजित करके स्वतंत्र राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। दंत दुर्ग ने दोस्तों 752 में चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकेंड को पराजित करके स्वतंत्र राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो दंत दुर्ग का उत्तराधिकारी इसका चाचा कृष्ण प्रथम हुआ। दोस्तों, कृष्ण प्रथम के टाइम पीरियड की अगर बात करें हम तो 756 ईस्वी से 774 ईस्वी तक इसने शासन किया है दोस्तों कृष्ण प्रथम। दोस्तों, दंत दुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में राजा बना। और कृष्ण प्रथम ने दोस्तों शासन हाथ में आते ही वातापी के चालुक्यों का पूर्ण रूप से दमन कर दिया। दोस्तों, ये राष्ट्रकूट राजा जो थे वो वातापी के चालुक्यों के अधीन कार्य कर रहे थे। और जैसे ही कृष्ण प्रथम के हाथ में शासन आया तो उसने चालुक्यों का पूर्ण रूप से दमन कर दिया। और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया। ऑप्शन ऐसे भी आ जाता है कि चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट या और भी दोस्तों ऑप्शन आ जाते हैं पल्लव, इस टाइप से। तो राष्ट्रकूट राजाओं ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। और अगर एक राजा का नाम आए तो दोस्तों कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। उसके बाद दोस्तों कृष्ण प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र गोविंद द्वितीय हुआ। दोस्तों, गोविंद द्वितीय के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 774 ईस्वी से 780 ईस्वी तक इसने शासन किया गोविंद द्वितीय ने। और दोस्तों, ये एक अयोग्य शासक था और इसके पिता का नाम कृष्ण प्रथम था। गोविंद द्वितीय कृष्ण प्रथम का पुत्र था और यह एक अयोग्य शासक था। दोस्तों, इसके बाद गोविंद द्वितीय के भाई ध्रुव, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नाम है ध्रुव, इसे गद्दी से हटाकर खुद राजा बन गया। दोस्तों, ये जो ध्रुव था इसे धारावर्ष भी कहा जाता है। और ये गद्दी पर बैठा ध्रुव धारावर्ष का अगर शासनकाल की बात करें तो 780 ईस्वी से 793 ईस्वी तक इसने शासन किया। और दोस्तों, इसने उत्तरापथ की तरफ विजय अभियान चलाया। ध्रुव तथा धारावर्ष ने दोस्तों उत्तरापथ की तरफ विजय अभियान चलाया। और ध्रुव ही दोस्तों पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। दोस्तों, ध्रुव एक ऐसा पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, तो ये इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले भाग लिया, वो ध्रुव था। और ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों इसका उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय हुआ।
ध्रुव तथा धारावर्ष का उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय हुआ और इसका टाइम पीरियड दोस्तों 793 ईस्वी से 814 ईस्वी तक रहा। दोस्तों गोविंद तृतीय अपने पिता ध्रुव की मृत्यु के बाद शासक बना और अपने पिता द्वारा शुरू किए गए त्रिकोणीय संघर्ष में भी इसने भाग लिया। दोस्तों जो त्रिकोणीय संघर्ष कन्नौज में ध्रुव या धारावर्ष ने चलाया था उसमें गोविंद तृतीय ने भाग लिया तथा पाल शासक धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट को पराजित किया। दोस्तों पाल शासक धर्मपाल और प्रतिहार शासक नागभट्ट को पराजित किया गोविंद तृतीय ने। उसके बाद दोस्तों गोविंद तृतीय का पुत्र अमोघ वर्ष प्रथम गोविंद तृतीय का उत्तराधिकारी हुआ। और अगर अमोघ वर्ष की दोस्तों बात करें, अमोघ वर्ष प्रथम की, तो इसका शासनकाल 814 ईस्वी से 878 ईस्वी तक रहा। दोस्तों ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शासक है अमोघ वर्ष प्रथम। दोस्तों इसका शासन 814 ईस्वी से 878 ईस्वी तक रहा और अमोघ वर्ष प्रथम जो था ये गोविंद तृतीय का पुत्र था। दोस्तों अमोघ वर्ष स्वयं एक विद्वान था। इसने कन्नड़ भाषा में काव्य ग्रंथ एक लिखा है कवि राजमार्ग। बहुत पूछा जाता है कि कवि राजमार्ग के लेखक कौन है, तो अमोघ वर्ष। दोस्तों अमोघ वर्ष प्रथम ने कन्नड़ काव्य ग्रंथ कवि राजमार्ग की रचना की है। उसके बाद दोस्तों आदि पुराण के रचयिता जिनसेन, आदि पुराण के रचयिता दोस्तों जिनसेन, अमोघ वृत्त के रचयिता सक्तायना, दोस्तों अमोघ वृत्त के रचयिता सक्तायना तथा गणित सार संग्रह, दोस्तों गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य, ये अमोघ वर्ष प्रथम के दरबार में ही रहते थे। अमोघ वर्ष प्रथम के दरबार में ही रहते थे दोस्तों कौन कौन? आदि पुराण के रचयिता जिनसेन, अमोघ वृत्त के रचयिता सक्तायना, गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य, ये अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। और दोस्तों अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग की रचना की है। दोस्तों जीवन के अंत में तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर इसने अपने जीवन का अंत किया। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर इसने अपने जीवन का अंत किया। उसके बाद दोस्तों कृष्ण द्वितीय, दोस्तों ये जो कृष्ण द्वितीय था यह अमोघ वर्ष का पुत्र था, अमोघ वर्ष प्रथम का पुत्र था। कृष्ण द्वितीय अमोघ वर्ष प्रथम का पुत्र था। उसके बाद शासन किया दोस्तों इंद्र तृतीय ने। इसका शासन 914 ईस्वी से 929 ईस्वी तक रहा और यह कृष्ण द्वितीय का पौत्र था। दोस्तों यह कृष्ण द्वितीय का पौत्र था। उसके बाद दोस्तों इसने भी, ये जो इंद्र तृतीय था, इसने भी त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया तथा प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित कर 915 ईस्वी में कन्नौज को लूट लिया था। दोस्तों इंद्र तृतीय ने महिपाल को पराजित कर 915 ईस्वी में कन्नौज को लूटा था। उसके बाद दोस्तों इसका उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष द्वितीय हुआ। अमोघ वर्ष द्वितीय की दोस्तों अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 929 ईस्वी से 930 ईस्वी तक। दोस्तों ये अमोघ वर्ष द्वितीय केवल 1 वर्ष तक शासन इसने किया और ये अमोघ वर्ष प्रथम का पौत्र था। दोस्तों अमोघ वर्ष प्रथम का पौत्र था अमोघ वर्ष द्वितीय। उसके बाद दोस्तों शासन गोविंद चतुर्थ ने किया और दोस्तों ये गोविंद चतुर्थ जो था ये अमोघ वर्ष द्वितीय का भाई था और 930 ईस्वी से 936 ईस्वी तक इसने शासन किया। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रकूट वंश में अमोघ वर्ष तृतीय ने शासन किया। अमोघ वर्ष तृतीय दोस्तों इसका टाइम पीरियड 936 से 939 ईस्वी तक रहा और ये अमोघ वर्ष द्वितीय के पौत्र का दूसरा पौत्र था। दोस्तों ये अमोघ वर्ष द्वितीय के पौत्र का दूसरा पौत्र था। और दोस्तों सबसे महान शासक कृष्ण तृतीय। दोस्तों कृष्ण तृतीय के टाइम पीरियड की बात करें तो 939 से 967 ईस्वी तक रहा और राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी राजा था। दोस्तों कृष्ण तृतीय जो था वो राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी राजा था और इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की। दोस्तों कृष्ण तृतीय ने कौन सी उपाधि धारण की? अकाल वर्ष की। दोस्तों अकाल वर्ष की उपाधि किसने धारण की? तो कृष्ण तृतीय ने धारण की। और दोस्तों इसने कांची एवं तंजौर के सफल अभियान के बाद इसने तंजय्यम कोड की उपाधि धारण की। कांची एवं तंजौर को दोस्तों इसने जीत लिया और उसके बाद इसने तंजय्यम कोड की उपाधि धारण की थी। दोस्तों कृष्ण तृतीय ने चोल वंश के शासक परांतक प्रथम को परास्त करके उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया। दोस्तों कृष्ण तृतीय जो था इसने चोल वंश के शासक परांतक प्रथम को परास्त करके उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया और रामेश्वरम में एक मंदिर व विजय स्तंभ स्थापित करवाया। दोस्तों कृष्ण तृतीय ने चोल वंश के शासक परांतक प्रथम को परास्त करके उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया और रामेश्वरम में एक मंदिर व विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें शांति पुराण के रचयिता पोन कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। दोस्तों शांति पुराण के रचयिता पोन कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। दोस्तों शांति पुराण के रचयिता कौन है? तो पोन। और ये कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे।
उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों कर्क सेकंड राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक हमने अभी आपको बताया दंतदुर्ग था, और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क सेकंड था। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतदुर्ग और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क सेकंड। दोस्तों ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि संस्थापक या अंतिम शासक से, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। संस्थापक राष्ट्रकूट वंश का दंतदुर्ग था और अंतिम शासक कर्क सेकंड था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं चालुक्य राजा तैलभ सेकंड ने। दोस्तों चालुक्य राजा तैलभ सेकंड ने 973 ईस्वी में कर्क सेकंड को पराजित किया। दोस्तों जब हम लोग कल्याणी के चालुक्य पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक तैलभ सेकंड था। दोस्तों कल की क्लास में हम लोग कल्याणी के चालुक्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो दोस्तों चालुक्य राजा तैलभ सेकंड ने 973 ईस्वी में कर्क सेकंड, राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक कर्क सेकंड था, उसको पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी। और एलोरा व एलिफेंटा में गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ। दोस्तों एलोरा व एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ। एलोरा व एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ। और राष्ट्रकूट शैव वैष्णव के व धर्म के साथ जैन धर्म के भी अनुयायी थे। दोस्तों राष्ट्रकूट शैव या वैष्णव के साथ जैन धर्म के भी अनुयायी थे। और अगर राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक की बात करें तो कर्क सेकंड था, जिसे तैलभ सेकंड ने पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी थी। तो दोस्तों अब कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण। तो दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं कल मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।